नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में, जो नोट्स हमें मिले हैं उनके आधार पर। ये सफर हमें ले जाएगा लाखों साल पहले की शुरुआती इंसानों से पहले बड़े साम्राज्यों तक। सोचिए जरा, कैसी रही होगी जिंदगी उस जमाने में। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा होने वाली है। इन नोट से कोशिश रहेगी समझने की कि समाज कैसे बदले, हाँ, नई तकनीकें कैसे आईं, बड़े-बड़े विचार कैसे जन्मे और कैसे मतलब छोटी बस्तियों से विशाल साम्राज्य खड़े हो गए। सही। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है, जो समझ है, वो निकाल पाएं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब इतिहास लिखा नहीं गया था, प्रागैतिहासिक काल। नोट्स में ये बात है कि भारत में इंसानी मौजूदगी के निशान महाराष्ट्र में बोरी नाम की जगह है, वहां से मिले हैं, करीब 14 लाख साल पुराने। हाँ, ये सोचना भी मतलब हैरान करता है। है ना? पाषाण युगों में बांटा है। अच्छा। मतलब पुराना पत्थर युग, पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और नव पाषाण युग। नाम से ही जाहिर है पत्थर के औजारों का विकास, वो इनकी पहचान है। तो ये जो पूरा पाषाण काल था, नोट्स के हिसाब से लोग शिकारी थे, खाना जमा करते थे। हाँ बिल्कुल, शिकारी, भोजन संग्राहक गुफाओं वगैरह में रहते थे और उनके औजार पत्थर के थे पर बिना पॉलिश वाले, खुरदुरे, अच्छा। खासकर क्वार्ट्जाइट पत्थर के। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि होमो सेपियंस यानी हमारे जैसे इंसान, वो भी इसी लंबे दौर के आखिरी में सामने आए। फिर आया मध्य पाषाण युग। सही कहा, करीब 9000 ईसा पूर्व के आसपास मौसम बदला, थोड़ा गर्म हुआ। अच्छा। हाँ, तो लोग शायद नई जगहों पर फैले, शिकार मछली पकड़ना तो चल ही रहा था, लेकिन पहली बार जानवरों को पालतू बनाने की तरफ भी शायद कदम बढ़े। और वो भीमबेटका की गुफा चित्रकारी, वो भी इसी दौर की है। हाँ, वो कमाल की चीज है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं, वो इसी दौर की कला का सबूत हैं। हमें एक झलक मिलती है कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, नाच गाना, शिकार, सब कुछ। वाह। और फिर आया नव पाषाण युग, लगभग 6000 ईसा पूर्व से। यहाँ तो कहते हैं क्रांति ही आ गई। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह से जिंदगी जीने का तरीका बदला। नोट्स बताते हैं कि औजार अब बेहतर हुए, घिसे हुए, पॉलिश किए हुए, ज्यादा कारगर। जैसे पत्थर की कुल्हाड़ियाँ। बिल्कुल, वो बहुत मिली हैं। मिट्टी के बर्तन बनने लगे, पहले शायद हाथ से, फिर हो सकता है चाक का इस्तेमाल भी शुरू हो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव वो था खेती। खेती की शुरुआत, जौ, चना, रागी, ये सब उगाना। हाँ, खेती में सब कुछ बदल दिया। लोग एक जगह टिक कर रहने लगे। सही बात है। पशुपालन भी ज्यादा व्यवस्थित हो गया। मवेशी, भेड़, बकरी, ये सब पाले जाने लगे। और कपड़ों के लिए कपास और ऊन का इस्तेमाल। अच्छा, कपास भी? हाँ, और कश्मीर में बुर्जहोम जैसी जगहों पर कुछ कब्रें मिली हैं, जिनमें मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। अरे, ये छोटी सी बात है, पर उस समय के रिश्तों और शायद मौत के बाद की जिंदगी के बारे में उनकी सोच पर कुछ रोशनी डालती है। दिलचस्प है। और फिर पत्थर युग के बाद तांबे का इस्तेमाल, ताम्रपाषाण युग। बिल्कुल, लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास पत्थर तो था ही, साथ में तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसान ने किया। तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजिकल लीप थी। हाँ, कह सकते हैं, पत्थर से धरतू की तरफ। ये दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे इंसान ने अपने आसपास की चीजों को समझा और इस्तेमाल करना सीखा। सही। ये जो पूरा प्रागैतिहासिक काल है, लाखों साल का, ये वो बुनियाद है जिस पर आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी। तो चलिए, अब उसी बुनियाद पर बनी एक शानदार इमारत की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसे। हाँ, ये कांस्य युग की सभ्यता थी। मतलब तांबा और टिन मिलाके कांसा बनाना जानते थे ये लोग। सही। और ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में गिनी जाती है, मिस्र, मेसोपोटामिया के साथ। इनकी खोज 1921-22 में हुई थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हाँ, दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में। जॉन मार्शल जैसे पुरातत्वविदों ने फिर इसे दुनिया के सामने रखा। और कमाल की बात यह है कि इसका फैलाव मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से कहीं ज्यादा बड़े इलाके में था। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इनकी टाउन प्लानिंग। हाँ, वो तो लाजवाब थी। नोट्स में लिखा है ग्रिड सिस्टम। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, शहर आयताकार ब्लॉक्स में बटा हुआ। बिल्कुल, और शहर भी अक्सर दो हिस्सों में होते थे। एक ऊंचा टीला, जिसे गढ़ या दुर्ग कहते हैं, अच्छा। शायद वहां शासक वर्ग रहता हो या अहम इमारतें हों, और फिर नीचे आम लोगों के रहने का इलाका। ये सब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के? कमाल है। और सिर्फ सड़कें नहीं, पानी निकालने का सिस्टम, वो ड्रेनेज। हाँ, वो भी अद्भुत था। ढकी हुई नालियां,
घरों से जुड़ी हुई, सड़कों के नीचे से जाती भी, और सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल भी। सच में? हाँ, मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, वो तो इंजीनियरिंग का नमूना है। शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। और घर भी पक्की ईंटों के बने होते थे। हाँ, और वो भी एक स्टैंडर्ड साइज की ईंटें। हड़प्पा में तो अन्न भंडार मिले हैं, एक कतार में 6। ये सब दिखाता है कि समाज कितना संगठित और विकसित था। अर्थव्यवस्था का आधार तो खेती ही रही होगी। बिल्कुल। नोट्स में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों जैसी कई फसलों का जिक्र है। और कपास। वो बात बहुत खास है। हाँ, कपास उगाने में ये दुनिया में सबसे आगे थे, ऐसा माना जाता है। यूनानियों ने तो इसे सिंडन कहा है, जो शायद सिंधु शब्द से ही निकला हो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। अच्छा, पशुपालन में क्या था? बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब तो थे ही। कुछ जगहों से ऊंट और घोड़े के निशान भी मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े के, कालीबंगन से ऊंट के। हालांकि घोड़े के इस्तेमाल पर थोड़ी बहस रहती है इतिहासकारों में, पर जानवर उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, ये तो साफ है। और कला, वो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति। हाँ, वो तो आइकॉनिक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और एक दाढ़ी वाले पुजारी की पत्थर की मूर्ति भी है। ये दिखाता है कि वो कला और शिल्प में कितने माहिर थे। पत्थर और कांसे के औजार तो बनाते ही थे, पर लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। अच्छा, लोहा नहीं था? नहीं। मिट्टी के बर्तन कमाल के थे, लाल और काले रंग के। उन पर तरह तरह की डिजाइन बनी होती थी, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे। उनके धर्म के बारे में क्या पता चलता है? क्या मंदिर वगैरह थे? मंदिर जैसी कोई इमारत तो नहीं मिली अब तक, लेकिन मूर्तियों और मोहरों से कुछ अंदाजा लगता है। जैसे मातृ देवी की पूजा काफी फैली भी लगती है। टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा उगता दिखाया गया है, शायद उर्वरता की देवी। और एक मुहर पर एक योगी की मुद्रा में बैठे देवता हैं, जिनके आसपास जानवर हैं। कुछ लोग उन्हें पशुपति या शिव का पुराना रूप मानते हैं। अच्छा, आदि शिव। हाँ, पेड़ पौधों, जानवरों की पूजा के भी संकेत हैं। पीपल का पेड़ शायद पवित्र मानते थे। कुछ जगहों पर जैसे लोथल और कालीबंगन में अग्निकुंड या वेदियां मिली हैं, तो शायद अग्नि पूजा भी होती थी। और वो ताबीज वगैरह का भी जिक्र है। हाँ, ताबीज मिले हैं, जिससे लगता है कि शायद भूत प्रेत या बुरी नजर में भी विश्वास रहा हो। और उनकी लिपि, वो तो आज तक रहस्य है। बिल्कुल, चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक। दाएं से बाएं लिखी जाती थी शायद, पर उसे अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। सोचिए, कितने राज छुपे होंगे उसमें। हाँ, और उतना ही बड़ा रहस्य है इस महान सभ्यता का अंत, पतन। हाँ, ये कैसे हुआ? लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास ये शहर खाली होने लगे। हाँ, यही समय माना जाता है। पर क्यों? इस पर कोई एक राय नहीं है। अलग अलग थ्योरीज है। बहुत सारी। कुछ कहते हैं बाहरी आक्रमण हुआ, शायद आर्यों का। कुछ कहते हैं बाढ़ आई या जलवायु बदल गई, सूखा पड़ गया। नदियों ने रास्ता बदल लिया, ये भी सुना है। हाँ, ये भी एक कारण माना जाता है। सिंधु नदी ने शायद अपना रास्ता बदला हो, या फिर कोई महामारी फैली हो सकता है कई कारण एक साथ रहे हों। ये इतिहास की उन पहेलियों में से है जिन पर आज भी बहस जारी है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद फिर आता है वैदिक काल, जिसे आर्यों से जोड़ा जाता है। हाँ, अगला बड़ा दौर यही है। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इनके बारे में सबसे कॉमन थ्योरी क्या है? कहाँ से आए थे? सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थियरी, जिसे मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने दिया, वो ये है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और धीरे धीरे भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में बसे, जिसे सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का इलाका कहा जाता था। सिंधु और उसकी सहायक नदियां। लेकिन इस पर और भी मत हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। कुछ विद्वान उन्हें भारत का ही मूल निवासी मानते हैं, कुछ आर्कटिक प्रदेश से आया हुआ बताते हैं। ये भी एक बहस का विषय है। खैर, तो वैदिक काल को भी 2 हिस्सों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। सही। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल की जानकारी का मेन सोर्स तो ऋग्वेद ही है। हाँ, बिल्कुल। ऋग्वेद दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसी से हमें उस दौर के समाज, धर्म, राजनीति के बारे में पता चलता है। तो कैसा था वो समाज? सिंधु घाटी से अलग था? काफी अलग। ऋग्वैदिक समाज ज्यादातर कबीलाई था और पशुपालन पर आधारित था। अच्छा, पशुपालन ज्यादा जरूरी था। हाँ, गाय का बहुत महत्व था। वो धन का प्रतीक थी, लेनदेन का जरिया थी। उसे अघन्या कहा गया है, मतलब न मारने योग्य। खेती भी होती थी, लेकिन शायद उतनी अहम नहीं थी जितनी पशुपालन। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक? हाँ, पितृसत्तात्मक था।
लेकिन महिलाओं की स्थिति बुरी नहीं थी, सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वो यज्ञों में भाग ले सकती थीं, सभा समिति में भी अपनी बात रख सकती थी। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। ये तो अच्छी बात है। और धर्म? धर्म भी सिंधु घाटी से काफी अलग था। ये लोग मुख्यतः प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। जैसे इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता, जो सबसे महत्वपूर्ण थे। अग्नि, आग के देवता, जो इंसान और देवताओं के बीच मध्यस्थ माने जाते थे। वरुण, जल या नैतिक व्यवस्था के देवता। सूर्य, उषा, भोर की देवी। मूर्ति पूजा होती थी? मंदिर थे? नहीं, ऋग्वेद में मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं मिलता। यज्ञ किए जाते थे, लेकिन खुले में। देवताओं को खुश करने के लिए स्तुति पाठ होता था और घी, अनाज, सोम रस जैसी चीजें चढ़ाई जाती थीं। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? राजा वगैरह? हाँ, राजा होता था, जिसे राजन कहते थे, लेकिन वो कबीले का मुखिया जैसा था, कोई निरंकुश शासक नहीं। उसकी मदद के लिए सभा, शायद बुजुर्गों की परिषद और समिति, आम लोगों की सभा जैसी संस्थाएं थी। अच्छा, और वो 10 राजाओं का युद्ध, वो इसी काल में हुआ था? हाँ, दाशरागी युद्ध, ऋग्वेद में इसका जिक्र है। ये शायद कबीलों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष था, जो परुष्णी, आज की रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें भरत कबीले के राजा सुदास जीते थे। फिर आया उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद। इसमें क्या बड़े बदलाव आए? इसमें काफी बड़े बदलाव आए। सबसे पहला तो ये कि आर्य अब पूरब की तरफ बढ़े, गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में फैल गए। और यहीं लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ? बिल्कुल, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान हुआ। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? लोहे से क्या फर्क पड़ा? लोहे के मजबूत औजार बने, कुल्हाड़ी, हल, इनसे घने जंगलों को साफ करना आसान हुआ और गहरी जुताई करके खेती करना भी। तो खेती का महत्व बढ़ गया? हाँ, खेती अब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। चावल, गेहूं, जौ की पैदावार बढ़ी, अतिरिक्त अनाज पैदा होने लगा। इसका समाज पर क्या असर हुआ? असर बहुत गहरा था। अब लोग स्थायी रूप से बसने लगे। छोटे कबीलाई राज्य की जगह बड़े क्षेत्रीय राज्य बनने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। राजा की शक्ति भी बड़ी होगी? हाँ, राजा अब ज्यादा शक्तिशाली हो गया। राजपद अब वंशानुगत होने लगा। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जैसे राजसूय, अश्वमेध, जिनसे राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। और वो वर्ण व्यवस्था, वो भी इसी समय ज्यादा पक्की हुई? हाँ, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था शायद कर्म पर आधारित थी, उतनी कठोर नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित और बहुत कठोर हो गई। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बिल्कुल। ब्राह्मण पुजारी और शिक्षक, क्षत्रिय योद्धा और शासक, वैश्य किसान, व्यापारी, शिल्पकार, और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाले। ये विभाजन बहुत पक्का हो गया। महिलाओं की स्थिति का क्या हुआ? उसमें थोड़ी गिरावट आई। अब उन्हें सभा समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं रहा। संपत्ति पर अधिकार भी सीमित हो गए। हालांकि कुछ विदुषी महिलाएं तब भी थीं, जैसे गार्गी और मैत्रेयी। और धर्म में क्या बदलाव आए? धर्म और कर्मकांड बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए। यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया। देवता भी बदल गए? इंद्र वगैरह का महत्व कम हो गया? हाँ, ऋग्वेदिक देवता जैसे इंद्र और अग्नि का महत्व कुछ कम हुआ और उनकी जगह प्रजापति, सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और रुद्र, शिव का एक रूप, संहारक, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और उपनिषदों का दर्शन, वो भी इसी दौर का है? हाँ, बिल्कुल। इसी दौर में वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, रचे गए। इनमें यज्ञों और कर्मकांडों की जगह ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष जैसे दार्शनिक विचारों पर जोर दिया गया। तो एक तरफ कर्मकांड बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ उन पर सवाल उठाने वाला दर्शन भी आ रहा था। सही कहा। इसी दौर में बाकी 3 वेद, सामवेद, गीतों का वेद, यजुर्वेद, यज्ञ के नियमों का वेद, और अथर्ववेद, जादूटोने, चिकित्सा से जुड़ा वेद भी रचे गए। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की व्याख्या, आरण्यक, वन में पढ़े जाने वाले ग्रंथ भी लिखे गए। ये पूरा विशाल वैदिक साहित्य इसी युग की देन है। तो लोहे के इस्तेमाल ने खेती बढ़ाई, बड़े राज्य बने, समाज जटिल हुआ, धर्म बदला, काफी कुछ हुआ इस दौर में। निश्चित रूप से। और इसी जमीन पर अगले बड़े बदलाव हुए। वो थे महाजनपद, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। हाँ, लोहे का इस्तेमाल और पहला, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। खेती से और ज्यादा अनाज पैदा होने लगा।
एग्रीकल्चरल सरप्लस, व्यापार बढ़ा, शहर फिर से बसने लगे और इसी के साथ बड़े बड़े राज्य उभरे, जिन्हें कहा गया महाजनपद। बिल्कुल। बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनमें से कुछ नाम तो आज भी जाने पहचाने लगते हैं, काशी, कोसल, वत्स, अवंती, मगध। हाँ, और इनमें से मगध सबसे ताकतवर बनकर उभरा। मगध ही क्यों? क्या खास बात थी उसमें? कई बातें थीं। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति, गंगा के मैदान में होने से जमीन बहुत उपजाऊ थी। दूसरा, पास में ही झारखंड के इलाके में लोहे के भंडार थे, जिससे अच्छे हथियार और औजार बनाना आसान था। अच्छा, आयरन ओर। हाँ। तीसरा, आसपास के जंगलों से सेना के लिए हाथी आसानी से मिल जाते थे। उस जमाने में हाथी सेना का अहम हिस्सा होते थे। चौथा, वहां बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी राजा हुए। और उनकी राजधानियां भी सुरक्षित थीं। बिल्कुल। पहली राजधानी राजगीर या राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, बहुत सुरक्षित। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना बनी, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी, जल दुर्ग की तरह सुरक्षित। इन सब वजहों से मगध बाकी महाजनपदों से आगे निकल गया। मगध पर कौन-कौन से वंशों ने राज किया? हर्यंक वंश? हाँ, शुरुआत हर्यंक वंश से हुई। बिंबिसार इसके पहले महत्वपूर्ण राजा थे, जिन्होंने अंग महाजनपद को जीता। फिर उनके बेटे अजातशत्रु आए, जिन्होंने काशी और वज्जी संघ को जीता। वो बुद्ध के समकालीन थे। फिर शिशुनाग वंश? हाँ, हर्यंक के बाद शिशुनाग वंश आया। इनके समय में अवंती को मगध में मिलाया गया। इसी वंश के कालाशोक ने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति करवाई थी। और फिर आए नंद वंश, महापद्मनंद। बिल्कुल, नंदवंश बहुत शक्तिशाली था। महापद्मनंद को तो भारत का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने कलिंग समेत कई इलाकों को जीता। उन्हें एक राठ यानी एकमात्र सम्राट की उपाधि मिली थी। और आखिरी नंद राजा थे धनानंद, जिनके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। हाँ, धनानंद नंदवंश के आखिरी शासक थे। वो काफी अमीर, लेकिन शायद उतने लोकप्रिय नहीं थे। उन्हीं के समय 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। हालांकि सिकंदर की सेना व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ी और वो मगध तक नहीं पहुंच पाया। तो ये वो दौर था जब मगध एक बड़ी ताकत बन रहा था, लेकिन इसी समय समाज में भी कुछ उथल-पुथल थी। हाँ, बिल्कुल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय सिर्फ राजनीतिक बदलावों का नहीं था, ये गहरे सामाजिक और धार्मिक मंथन का भी दौर था। मतलब ये कि जो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे, यज्ञ खर्चीले हो गए थे, वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी, ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ गया था। उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी पैदा हो रही थी। अच्छा। आम लोग शायद इन जटिल कर्मकांडों से ऊब चुके थे। निचले वर्णों में असंतोष था। इसी माहौल में नए विचारों और नए धर्मों का उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म? हाँ, मुख्य रूप से यही दो। वर्धमान महावीर, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, और गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। दोनों इसी दौर में हुए और दोनों ही क्षत्रिय कुल से थे। उन्होंने क्या अलग सिखाया? दोनों ने ही वेदों की सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जटिल यज्ञों और कर्मकांडों की जगह सरल नैतिक जीवन और अच्छे कर्मों पर जोर दिया। अहिंसा दोनों के उपदेशों का केंद्र बिंदु थी। महावीर ने कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान पाने का रास्ता बताया। हाँ, और बुद्ध ने निर्वाण यानी दुखों से मुक्ति पाने का। महावीर ने 5 महाव्रत दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन जमा न करना और ब्रह्मचर्य। और बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर हो सकता है और उसे दूर करने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। बिल्कुल। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दोनों ही धर्मों ने उस समय के समाज पर बहुत गहरा असर डाला। तो ये सब एक ही समय हो रहा था: मगध का उदय, सिकंदर का आक्रमण और नए धर्मों का प्रसार। काफी हलचल वाला दौर था ये। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। और इसी उथल-पुथल के बीच धनानंद के शासन को खत्म करके एक और बड़े साम्राज्य की नींव रखी गई, मौर्य साम्राज्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और सलाहकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, की मदद से नंदों को हराया और लगभग
321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र राजधानी बनी रही? हाँ, पाटलिपुत्र ही राजधानी रही। चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य बनाया। उत्तर पश्चिम में उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर को हराया। अच्छा। हाँ, और सेलुकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की और मेगस्थनीज नाम के एक राजदूत को उनके दरबार में भेजा। वही मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी? हाँ, बिल्कुल। हालांकि इंडिका अपने मूल रूप में नहीं मिलती, पर उसके जो अंश दूसरे यूनानी लेखकों ने दिए हैं, उनसे हमें मौर्य काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने? हाँ, बिंदुसार ने भी साम्राज्य को बनाए रखा और फिर आए बिंदुसार के बेटे अशोक महान। सम्राट अशोक। इनका शासनकाल कब से कब तक था? लगभग 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। उनके समय में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, सिवाय सुदूर दक्षिण के कुछ हिस्सों के। और अशोक का नाम जुड़ता है कलिंग युद्ध से। हाँ, कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। कलिंग, आज का उड़ीसा, को जीतने के लिए भयानक युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए या बंदी बनाए गए। इस खून खराबे को देखकर अशोक का मन बदल गया? बिल्कुल। युद्ध की भयावता देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का प्रण लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। और फिर उन्होंने धम्म का प्रचार किया। ये धम्म क्या था? कोई नया धर्म? नहीं, धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें शामिल थी, जैसे बड़ों का आदर करना, दासों और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जीवों पर दया करना, अहिंसा, सच बोलना और धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने इसे फैलाया कैसे? उन्होंने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए, जो जगह जगह जाकर धम्म का प्रचार करते थे। और सबसे खास बात, उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया। हाँ, अशोक के शिलालेख, वो तो आज भी मिलते हैं। बिल्कुल। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे ये शिलालेख पूरे साम्राज्य में फैले हुए हैं। इनसे हमें अशोक के शासन, उनके विचारों और उस समय के समाज के बारे में सीधी जानकारी मिलती है। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने 1837 में पहली बार इन्हें पढ़ा था। मौर्य प्रशासन कैसा था? सेंट्रलाइज था? हाँ, काफी हद तक केंद्रीकृत था। राजा सबसे ऊपर था, उसकी मदद के लिए मंत्री परिषद होती थी। साम्राज्य प्रांतों में बंटा था, जिनके गवर्नर अक्सर राजकुमार होते थे। एक विशाल नौकरशाही थी। इसकी विस्तृत जानकारी हमें कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से भी मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य भारत का पहला इतना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था? हाँ, कह सकते हैं। इसने भारत को एक राजनीतिक एकता दी। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? अशोक के बाद मौर्य शासक उतने शक्तिशाली नहीं रहे और धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता गया। लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। तो मौर्यों के बाद फिर से छोटे छोटे राज्य हो गए या कोई और बड़ी शक्ति आई? मौर्यों के पतन के बाद का जो दौर है, लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, उसमें भारत में एक साथ कई शक्तियां थी। कुछ देशी राजवंश थे और कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी आए और यहीं बस गए। विदेशी कौन थे? सबसे पहले आए हिंद यूनानी, जो बैक्ट्रिया उत्तरी अफगानिस्तान से आए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध राजा मिनांडर या मिलिंद हुए, जिनका बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद मिलिंद पन्नो नाम के ग्रंथ में है। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर राजा का नाम और चित्र होता था। अच्छा, सोने के सिक्के इन्होंने शुरू किए। हाँ, फिर आए शक साइथियंस, जो मध्य एशिया से आए थे। इनका सबसे मशहूर शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। फिर पार्थियन? हाँ, पार्थियन पहलवास, जो ईरान से आए थे। इनका सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडो फर्नेस था, जिसके समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे, ऐसी मान्यता है। और फिर कुषाण, कनिष्क? बिल्कुल। कुषाण यूएच ही कबीले से मध्य एशिया से आए और उन्होंने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य बनाया। इनके सबसे महान राजा कनिष्क थे। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहते हैं? हाँ, क्योंकि उन्होंने भी बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी। उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। कनिष्क के समय कला का भी विकास हुआ, गांधार कला। हाँ, उनके समय में गांधार और मथुरा कला शैलियों का खूब विकास हुआ,
जिनमें बुद्ध की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनी। ये तो विदेशी शक्तियां थीं। देशी राजवंश कौन से थे इस दौर में? मौर्यों के ठीक बाद शुंग वंश आया, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। उन्होंने शायद भरोत स्तूप बनवाया था। शुंगों के बाद कर्णव वंश आया, जो बहुत कम समय रहा। दक्कन में सातवाहन थे। हाँ, दक्कन में सातवाहन एक बहुत शक्तिशाली राजवंश था। इनके सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। एक खास बात यह है कि इन्होंने सीसे यानी लेड के सिक्के चलाए थे। अच्छा, सीसे के सिक्के? हाँ, और इन्होंने अमरावती और नागार्जुन कोंडा के शानदार स्तूपों को भी संरक्षण दिया। ये मात्र सत्तात्मक समाज था शायद, क्योंकि राजा अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र। और पूरब में चेदी वंश, खारवेल। हाँ, कलिंग ओडिशा में चेदी वंश का राजा खारवेल हुआ, जो बहुत शक्तिशाली था। उसका हाथी गुंफा अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उसकी विजयों का वर्णन है। तो मौर्यों के बाद का दौर काफी मिला जुला था, विदेशी और देशी कई शक्तियां एक साथ। बिल्कुल, राजनीतिक विखंडन का दौर था, लेकिन व्यापार, कला, धर्म के क्षेत्र में काफी कुछ हो रहा था। और फिर इस दौर के बाद आता है गुप्त साम्राज्य, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। हाँ, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में गुप्त वंश का उदय हुआ और 4वीं-5वीं शताब्दी में ये अपने चरम पर पहुंचा। इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग या क्लासिकल एज कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्या खास था इस युग में? इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, इन सब क्षेत्रों में जबरदस्त तरक्की हुई। एक तरह से सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल था ये। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। हाँ, श्रीगुप्त संस्थापक माने जाते हैं। फिर घटोत्कच हुए। लेकिन पहले महत्वपूर्ण राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने गुप्त संवत शुरू किया था 31920 ईस्वी में। सही। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से शादी करके अपनी शक्ति बढ़ाई और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। फिर आए समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। हाँ, समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे। उनके दरबारी कवि हरिशेण ने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभलेख में उनकी विजयों का बहुत लंबा वर्णन किया है। उन्होंने उत्तर भारत के कई राजाओं को हराया और दक्षिण भारत के राजाओं को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। वो खुद एक कवि और संगीतकार भी थे। उन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के शायद सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। उन्होंने पश्चिम भारत से शकों को हराया, इसीलिए उन्हें शकारी भी कहते हैं। उनकी राजधानी उज्जैन भी थी, जो विद्या और कला का बड़ा केंद्र बनी। इन्हीं के दरबार में नवरत्न थे, कालिदास वगैरह। हाँ, ऐसी मान्यता है कि कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार समेत 9 विद्वान नवरत्न उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और चीनी यात्री फाहियान भी इन्हीं के समय आया था। बिल्कुल, फाहियान ने भारत की यात्रा की और उस समय के समाज और शासन का अच्छा वर्णन लिखा है। उसने बताया कि लोग खुशहाल थे, कानून व्यवस्था अच्छी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया? कुमारगुप्त। हाँ, कुमारगुप्त प्रथम। इनका सबसे बड़ा योगदान है नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा यूनिवर्सिटी, वो इन्होंने बनवाई थी। हाँ, उसकी नींव कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी, जो आगे चलकर दुनिया भर में ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। फिर स्कंदगुप्त, जिन्होंने हूणों को हराया। सही। स्कंदगुप्त के समय उत्तर पश्चिम से हूणों के भयंकर आक्रमण हुए। स्कंदगुप्त ने उन्हें सफलतापूर्वक रोका, लेकिन इन आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का पतन शुरू हो गया। लेकिन गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? विज्ञान और साहित्य में क्या हुआ? विज्ञान में बहुत तरक्की हुई। आर्यभट्ट इसी काल के थे, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारण बताए और पाई का मान निकाला। शून्य का प्रयोग भी इसी काल में विकसित हुआ। वराहमिहिर भी थे, ब्रह्मगुप्त। हाँ, वराहमिहिर भी खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरफ इशारा किया था। चिकित्सा में भी काफी काम हुआ। और साहित्य? कालिदास का नाम तो लिया ही। हाँ, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम जैसे कालजयी ग्रंथ लिखे। शूद्रक का मृच्छकटिकम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, ये सब इसी दौर की देन है। पुराणों को भी अंतिम रूप शायद इसी काल में दिया गया। कला और वास्तुकला में?
अजंता और बाग की गुफाओं की जो शानदार चित्रकला है उसका बड़ा हिस्सा गुप्त काल का है। मंदिर निर्माण कला का भी विकास हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये शुरुआती नागर शैली के उदाहरण हैं। मूर्तिकला में सारनाथ शैली विकसित हुई, जिसमें बुद्ध की बहुत शांत और सुंदर मूर्तियां बनी। तो वाकई में हर क्षेत्र में काफी विकास हुआ। हाँ, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि ये समृद्धि शायद समाज के ऊपरी तबकों तक ही ज्यादा सीमित रही हो। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद फिर से बिखराव का दौर आया। हाँ, गुप्तों के बाद उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक एकता खत्म हो गई। कई छोटे छोटे राज्य बन गए। इनमें से एक महत्वपूर्ण शासक उभरे, हर्षवर्धन, थानेश्वर और कन्नौज वाले। हाँ, वही प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। शुरुआत में थानेश्वर के राजा थे, बाद में अपनी बहन राजश्री को बचाने के लिए कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा। इनके बारे में हमें बाणभट्ट की हर्षचरित से पता चलता है। हाँ, बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित, हर्ष की जीवनी और कादम्बरी लिखी। हर्ष खुद भी एक विद्वान और नाटककार थे। उन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाम के 3 नाटक लिखे। और चीनी यात्री हुएनसांग, बिल्कुल, वो भी हर्ष के समय आया था। बिल्कुल। हुएनसांग ने भारत में काफी साल बिताए, नालंदा में पढ़ाई की और हर्ष के शासनकाल का विस्तृत वर्णन छोड़ा है। उसने हर्ष की दानशीलता और धार्मिक सहिष्णुता की तारीफ की है। हर्ष हर 5 साल में प्रयाग में एक बड़ी सभा करके अपना सब कुछ दान कर देते थे। हर्ष ने पूरे उत्तर भारत को फिर से एक किया था। काफी बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण था, लेकिन वो दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ पाए। दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय ने। हाँ, हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में फिर से अव्यवस्था फैल गई। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों के बीच लंबा संघर्ष चला। वो त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। हाँ, वही बंगाल के पाल, पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट, ये तीनों कन्नौज पर कब्जा करने के लिए लगभग 200 साल तक लड़ते रहे। इस समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? दक्षिण में भी कई महत्वपूर्ण राजवंश थे। दक्कन में राष्ट्रकूट तो थे ही, जिन्होंने एलोरा का अद्भुत कैलाश मंदिर बनवाया। उनके राजाओं में दंतिदुर्ग संस्थापक, कृष्ण प्रथम कैलाश मंदिर निर्माता और अमोघ वर्ष, जो खुद विद्वान थे, प्रमुख थे। पल्लव और चालुक्य भी थे। हाँ, सुदूर दक्षिण में पल्लव थे, जिनकी राजधानी कांची थी। नरसिंह वर्मन प्रथम, वातापी कोंडा इनके प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए। और चालुक्य थे, जिनकी राजधानी वातापी, बदामी थी। पुलकेशिन द्वितीय इनका सबसे शक्तिशाली राजा था। बाद में कल्याणी के चालुक्य भी हुए। होयसल, जिनके मंदिर बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, बाद में कर्नाटक में होयसल वंश आया, जिनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। विष्णुवर्धन इनके महत्वपूर्ण राजा थे। बेलूर और हेलेबिट के उनके मंदिर अपनी बारीक नक्काशी के लिए मशहूर हैं। तो ये दौर मतलब गुप्तों के बाद और दिल्ली सल्तनत से पहले का, जिसे अर्ली मेडिवल पीरियड कहते हैं, इसमें भारत कई राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन कला और संस्कृति का विकास जारी रहा। बिल्कुल, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों का विकास हुआ, मंदिर निर्माण कला अपने चरम पर पहुंची। ये भी भारतीय इतिहास का एक बहुत अहम चरण था। तो ये थी प्राचीन भारत के हजारों सालों की एक, कह सकते हैं, संक्षिप्त सी झलक। हाँ, प्रागैतिहासिक काल के धुंधले अतीत से लेकर सिंधु घाटी की नगरीय चमक, वैदिक काल के मंत्र और दर्शन, महाजनपदों की होड़, मौर्यों का विशाल साम्राज्य, गुप्तों का स्वर्ण युग और फिर प्रारंभिक मध्ययुगीन राजवंशों तक हमने देखा कि कैसे सभ्यताएं बनी, कैसे विचार फैले, कैसे तकनीकें बदलीं और कैसे साम्राज्य बने और मिटे। इन स्रोतों से, इन कहानियों से हमें उस जमाने के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, कला, इन सब की एक समझ मिलती है। सही। और ये यात्रा हमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि कैसे हमारा अतीत हमारा वर्तमान बनाता है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। वाकई। और इसी सोच के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के मन में जरूर छोड़ जाते हैं। ये जो हमने इतनी सारी बातें की, सिंधु घाटी की योजना, अशोक का धम्म, गुप्त काल का ज्ञान विज्ञान, क्या आपको लगता है कि इन प्राचीन चीजों की, इन विचारों की कोई गूंज, कोई असर आज भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में दिखाई देता है? सोचने वाली बात है।
हाँ, इस पे जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर एक नई गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।